गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचार। अभी तक जितने भी व्याख्यान हुए उनमें हम कह सकते हैं जो भी विचार उनके थे, उनके विचारों का केंद्र अगर हम कहें तो ये केंद्र सामाजिक विचार ही हैं। वो जो वर्तमान में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसके स्वरूप को बदलना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसको अन्यायपूर्ण मानते थे। ये हमने अभी तक के जो भी व्याख्यान हो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। इसके लिए उन्होंने कितने आंदोलन चलाए, कितना ही संघर्ष किया, अपने समाज के लोगों को संगठित करने की बात की, शिक्षित करने की बात की, और मांगे क्या। देखा जाए तो अगर कहें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू समाज से क्या चाहते थे, क्या मांग थी उनकी, अगर हम कहें कि उनकी मांग एक ही थी, अपने समाज के लोगों को, उस दलित समाज को वो इंसान के रूप में अधिकार दिलाना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें इंसान नहीं माना जा रहा था। और बेसिक मांगे क्या थी उनकी? कुओं पर पानी भरने का अधिकार मिले, मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले। ये उनके अधिकार थे, क्योंकि उनको इन सब से वंचित किया गया था। इसके लिए उन्होंने लड़ा, और इसके लिए शताब्दियों से इस वर्ग के विरुद्ध, जो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी, संहिताओं में भी, इस वर्ग के विरुद्ध जो अन्याय किया जाता रहा था, शोषण किया जाता रहा था, उसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने विरोध किया। मनु जैसे जो सामाजिक संहिताकार थे उनकी कठोर आलोचना की। क्योंकि इन संहिताओं के माध्यम से असमानता और भेदभाव को मान्यता दी जा रही थी, सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा रही थी। और जब समाज में हम ये देखते हैं कि धर्म ही किसी चीज़ को इजाज़त दे देता है, तो कहीं कोई किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आता है कि वो शोषण कर रहा है, पाप कर रहा है, गलत कर रहा है। ठीक है, क्योंकि धर्म द्वारा, शास्त्रों द्वारा उसको मान्यता दी जाती रही है। तो इस तरह से उस सामाजिक व्यवस्था को वो बदलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक किताबें लिखी, और उन किताबों में मूल बिंदु यही था। अब हम देखेंगे कि ये जो सामाजिक विचार थे वो किस तरह से उन्होंने अपने इन सामाजिक विचारों को स्पष्ट किया, वो हम देखेंगे। ये देखिए सामने, जब वो यूरोप में पढ़ रहे थे, अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स, उस वक्त की ये तस्वीर है। देखिए, एक हम कहेंगे स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में बिल्कुल अंबेडकर कितना बिल्कुल तेजस्वी स्वरूप हमें नज़र, ऐसा लग रहा है जैसे उनको देखने से ही लग रहा है कि न जाने अंदर कितना ज्ञान का भंडार उनके अंदर है। देखिए, ये हम देखें कि क्या क्या चाहते थे वो। अंबेडकर प्रचलित भारतीय सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप को अन्यायपूर्ण मानते, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया। तो सामाजिक परिवर्तन चाहते, ये था उनकी बात कि समाज में परिवर्तन चाहते थे, और परिवर्तन भी बेसिक मांगों के लिए। ऐसा नहीं कि कोई विशेष उनकी समाज से मांगे, कोई विशेष मांगे थी। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि भारतीय समाज में शताब्दियों से कुछ वर्गों के विरुद्ध अन्याय को प्रश्रय दिया जाता रहा है, और इसीलिए उन्होंने मनु जैसे सामाजिक और धार्मिक संहिताकारों की प्रबल आलोचना की थी, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव और असमानता को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, ये मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ इस बात को। क्या कहा उन्होंने? मनु की संहिता के मतलब बहुत ज़्यादा विरोध किया उन्होंने। अनेक आंदोलनों में तो मनु की संहिता, जो मनु स्मृति है, उसकी प्रतियां जलाई गई। क्यों? क्योंकि मनु के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो साफ साफ जो शूद्र वर्ण की जो संज्ञा उन्होंने दी है उसको हीन, और हम कहें कि असमानता को स्वीकार करते हैं वो श्लोक। ठीक है, जैसा मैं पहले भी एक व्याख्यान में मैंने स्पष्ट किया था, जो ब्रह्म सूत्र की जो बात करते हैं, शरीर के अंगों के हिसाब से वो कल्पना करते हैं कि जो भिन्न जो अंग हैं शरीर के, सावयव जो स्वरूप जिसको हम कहते हैं मनुष्य शरीर से तुलना करके, कि उसमें जो शरीर के अंगों की जैसी इंपॉर्टेंस है, वैसे ही समाज के इन वर्णों की इंपॉर्टेंस की बात उन्होंने कही। कि दिमाग जो है ब्रह्म से उत्पत्ति, जो ब्रह्म यानी ब्रह्म सूत्र की जो बात करते हैं, ब्रह्मा से उत्पत्ति, मतलब तो इसलिए उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और हम कहें कि जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय, क्योंकि रक्षा का कार्य है उनका। जो उत्पादन वर्ग, जो क्षुधा है, वो वैश्य वर्ण, और जो पैर है, ठीक है, वो शूद्र वर्ण। और शूद्र वर्ण का काम उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा।
तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, ये 4 वर्णों की बात जो मनु ने कही, उसमें जो लास्ट वाला वर्ण है उसको स्पष्ट रूप से मान लिया गया कि ये संरक्षित है और अधीनस्थ है, ठीक है, मान लिया गया। अगर हम यूरोप से इसका कंपैरिजन करें, जो प्लेटो का जो सिद्धांत है, उन्होंने भी समाज के वर्गों का विभाजन किया है शरीर के अंग के आधार पर ही, शरीर के अंगों के आधार पर ही। प्लेटो ने भी कहा है कि जो दार्शनिक वर्ग, संरक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग, 3 वर्गों की बात की। दार्शनिक वर्ग जो दिमाग का प्रतिनिधित्व करेगा, जो शासक होगा, ठीक है, शासक, वो उन्होंने कहा दार्शनिक वर्ग। और जो क्षत्रिय वर्ग, जो संरक्षक वर्ग, वो क्षत्रिय वर्ण जैसे अपने यहाँ संरक्षण का, सुरक्षा का कार्य करता है जो। और उत्पादक वर्ग जो उत्पादन वितरण का कार्य, जो हमारा वैश्य वर्ण है। ये 3 वर्णों की बात कही, लेकिन प्लेटो ने चौथे वर्ग की कोई बात नहीं कही। यहाँ जो मनुस्मृति है, जो मनु की संहिता है, अगर उस श्लोक की बात हम माने तो चौथे वर्ण की जो बात कही गई है, एक समाज के इतने बड़े वर्ण की जो बात कही है, उस वर्ण को स्पष्ट रूप से हम कहें कि क्या मान लिया गया है, उसको हीन मान लिया गया। उसको ये मान लिया गया कि उसका काम ही उपयुक्त वर्णों की सेवा, और उपयुक्त जो वर्ण है अगर उनके साथ दुर्व्यवहार करे, अत्याचार करे, तो शास्त्रों द्वारा उसकी रक्षा की भी कोई बात नहीं कही है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि मनु की संहिता की अम्बेडकर ने बहुत ही ज़्यादा कटु आलोचना की है। अनेक आंदोलनों में मनु की संहिता की प्रतियां जलाई गई, मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गई। तो इसलिए और इसी के आधार पर उन्होंने हमारे जो समाज है, जो हिंदुत्व है, उसको लताड़ा, उसको अनेक मोर्चों पर लताड़ा हम कहेंगे। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि हम वही स्वीकार करें जो हमारा विवेक कहता है, जो बुद्धि कहती है। और बुद्धि का विकास ही मानव व्यक्तित्व का, मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यानी कहने के बाद हम कुछ भी सुने, कुछ भी पढ़ें, लेकिन हमें स्वीकार वो करना चाहिए जो हमारा विवेक कहता है, जो हमारा तर्क, हमारा विवेक कहता है, ठीक है। तो सत्ता किसकी होनी चाहिए? विवेक की, न कि परंपराओं की, न कि शास्त्रों की, न धर्म की, किसी की भी नहीं, ठीक है। अंबेडकर के सामाजिक विचार हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, वर्ण व्यवस्था के विरोध। सबसे बड़ी बात तो यही है, उन्होंने कहा कि ये जो अन्याय और ये जो असमानता, ये जो भेदभाव, उसके बीज कहाँ है? वर्ण व्यवस्था। इसकी उन्होंने बहुत ज़्यादा हम कहें कि कटु आलोचना की। इसको बिल्कुल नितांत अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और मनुष्य गरिमा के विरुद्ध संस्था माना। क्यों माना? क्योंकि उनकी मान्यता थी कि श्रम विभाजन की ये कोई वैज्ञानिक योजना तो है नहीं। ये हम कैसे मान सकते हैं कि व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इतना अलग है। करोड़ों अरबों लोग जो भी इस दुनिया में मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, हर व्यक्ति, आप देख लीजिए, किसी भी इंसान को दूसरे इंसान से कंपैरिजन कीजिए, कभी भी एक जैसे नहीं मिलेंगे। तो हर व्यक्ति की क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं, उनकी क्रियात्मक, उनकी प्रतिभाएं भी अलग अलग होती हैं। कैसे कह सकते हैं कि 4 भागों में उनको विभाजित किया जा सकता है? ये संभव ही नहीं है। और यही कारण है कि 4 भागों में विभाजन के कारण ही 4000 जातियां बन गई, और उस 4000 जातियों में शूद्रों को निम्न स्तर प्रदान कर दिया गया। तो इसलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। और सबसे बड़ी बात है कि शूद्रों को स्पष्ट मना है शिक्षा की, और शिक्षा की नहीं, जो मनुष्य होने के नाते जो कुछ प्राकृतिक अधिकार मिलना चाहिए हर इंसान को, उन अधिकारों की भी मनाही है, ठीक है। इसलिए उन्होंने विरोध किया। ये देखिए, बिल्कुल वर्ण व्यवस्था का स्वरूप इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। ये हमारा जो श्रम विभाजन का, जो व्यक्तियों के कर्म के विभाजन की वर्ण व्यवस्था की रूपरेखा है, वो स्पष्ट नज़र आ रही है कि जन्म से ये स्पष्ट हो गया है कि कौन क्या करेगा। जन्म से जाति में स्पष्ट हुआ है, लेकिन डेफिनेटली वर्ण व्यवस्था, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कहते हैं, वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में ही यही बात है। और फिर वैवाहिक संबंध और ये जो खान पान के कारण जातियाँ डेवलप होने लगी, लेकिन मूल कारण ये वर्ण व्यवस्था है। इसलिए वर्ण व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया, ठीक है। फिर अब बात करते हैं जाति व्यवस्था का विरोध। वर्ण व्यवस्था ने किसको पैदा किया? जाति व्यवस्था को। क्यों पैदा किया? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लग गया कि कुछ वर्ग के लोगों के खान पान, उनके रहन सहन, उनकी आदतें, उनकी जीवन की पद्धतियाँ समान जब होने लग गई,
कालांतर में वो समान विचार वाले लोग ही आपस में क्या करने लगे, वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। और जब वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे तो रक्त संबंध जब डेवलप होने लगे, सजातीय विवाह ही होने लगे, तो फिर जातीय व्यवस्था दृढ़ हो गई, सुदृढ़ हो गई। और इसका उन्होंने विरोध किया। इसलिए अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने की बात कही उन्होंने। देश के औद्योगिकरण की भी बात कही उन्होंने, क्योंकि औद्योगिक व्यवस्था डेवलप होगी तो परंपरागत जो हमारा स्वरूप है, जो उत्पादन वितरण का स्वरूप है, जो कार्य का स्वरूप है, कर्म का जो स्वरूप है, वो भी बदल जाएगा। और उससे जो जन्म के आधार पर जातीय व्यवस्था का स्वरूप है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, ऐसा वो समझते थे। और जाति व्यवस्था का अनेक आधारों पर उन्होंने विरोध किया, आपके सामने है। पहली बात तो कार्यकुशलता का भाव, क्योंकि व्यक्तिगत क्षमताओं का कोई मूल्य ही नहीं है। अगर जाति व्यवस्था की बात करें, मान लीजिए हम कहें किसी शूद्र वर्ण के घर में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्वयं अम्बेडकर ने पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए कितना संघर्ष किया, और स्कूल जाने के बाद में जिस तरह की पीड़ा और जो भेदभावों का उन्होंने सामना किया, और अध्ययन करने के बाद में भी उन्होंने कदम कदम पर इस भेदभाव को महसूस किया, भले बड़े से बड़े पदों पर वो पहुंच गए। तो कहने की बात यह है कि व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं वो जाति निर्धारित नहीं कर सकती। उस शुद्ध वर्ण में अम्बेडकर जैसा ज्ञानी महात्मा, जिसको पूरी दुनिया में हम कहेंगे कि अनेक यूनिवर्सिटीज़ ने उनको, अनेक यूनिवर्सिटीज़ में आज भी उनकी किताबें चलती हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने तो, जैसा मैं पहले कहा, कि उनको बेस्ट स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड 20वीं सदी का उसकी संज्ञा दी। तो ये कैसे संभव है? स्थैतिकता, ये स्थैतिकता की बात है, क्योंकि वंशानुगत क्रम से जो हमें कर्म प्राप्त होता है, वंशानुक्रम से जो हमें व्यवसाय प्राप्त होता है, हमें उसको अपनाना ही पड़ेगा, उसको हम नहीं बदल सकते। तो ये स्थैतिकता की बात। संकीर्ण सोच का विकास, संकीर्णता तो डेवलप होगी, क्योंकि हर जाति को अपनी जाति से प्रेम होता है। वो हर जाति अपने अस्तित्व के प्रति, अपनी जाति के प्रति जो उसमें मोह होता है, या हम कहें कि जो पक्षपात होता है, वो कभी भी समूह की सामूहिक विकास की बात नहीं सोच सकता। तो इस तरह की भावना पनप ही नहीं पाती। आज भी हमारे बीच में, हमारे देश में हम देखते हैं कि जातियों के आधार पर झगड़े आज इस समय पर भी हम देख सकते हैं। तो ये संकीर्णता की बात है। जाति व्यवस्था के कारण संकीर्णता डेवलप होती है। रूढ़िवादिता तो है, क्योंकि जहाँ विवेक नहीं है, इसका मतलब रूढ़ियाँ हैं, अविवेक सम्मत है। और गरिमाहीन रूढ़ियों का परित्याग अगर हम नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए गरिमाहीन रूढ़ियों का कोई परित्याग करना चाहे कोई व्यक्ति, तो उसको क्या किया जाएगा? रूढ़िवादिता, जाति की रूढ़ियाँ क्या कहती हैं, उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए। इसलिए उसको भय रहता है, इसलिए जाति के आगे, जाति से अलग वो सोच ही नहीं पाता। तो रूढ़िवादिता डेवलप होती है, जो देश और समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और वैवाहिक संबंधों में संकीर्णता, बाबा साहब चाहते थे कि समाज में अंतरजातीय विवाह अधिक से अधिक होंगे, उतना ही जाति व्यवस्था का स्वरूप बदलता जाएगा। आज की स्थिति में हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतरजातीय विवाह होने लग गए हैं, और वो ये कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह और वर वधू को चयन का अधिकार, ये दोनों ही चीज़ें हमारे समाज में मान्य नहीं थी। लेकिन अम्बेडकर ने, देखिए, उस युग में इस तरह की बातें कही, जो आज हम देख रहे हैं समाज में आम बात होने लग गई है। तो वैवाहिक संबंधों में संकीर्णता आती है जाति व्यवस्था के कारण। ठीक है। और सामाजिक विद्वेष का प्रसार, सामाजिक विद्वेष तो डेफिनेटली घृणा और असहिष्णुता का प्रसार होता ही है। आपस में प्रेम और सौहार्दपूर्ण संबंध समाप्त हो जाते हैं। जाति, ये दंगों में हम ये चीज़ देख सकते हैं। तो इस तरह से जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया। देखिए वो क्या कह रहे हैं, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। बिल्कुल स्पष्ट कहा उन्होंने कि शूद्रों को यह आभास कराना चाहते थे, शूद्रों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई धर्म आपको निम्न मान रहा है जन्म से ही, तो इसका मतलब आपको उस धर्म द्वारा गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और हमें उस षड्यंत्र से मुक्त होना है। ठीक है, इस तरह के विचार उन्होंने व्यक्त किए। तीसरी बात, अस्पृश्यता का विरोध।
ये हम कहें कि सामाजिक विचारों में सबसे ज़्यादा हम कहें जो पीड़ा अस्पृश्यता के कारण थी समाज के लोगों, उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हिंदू समाज में स्पष्ट ये मान लिया गया कि शुद्ध वर्ण के लोगों के उत्थान के मार्ग बिल्कुल बंद है। 3 ही वर्ण थे, एक तरह से हम जिनको इंसान समझा गया, और शुद्ध वर्ण का काम उपयुक्त 3 वर्णों की सेवा करना, ठीक है। और इसमें मूल जो दोष जो हम कहेंगे, बाबा साहब ने किसको माना? ब्राह्मणवाद को। ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को उन्होंने चुनौती दी, और जो हिंदू समाज का ये जो शुद्र वर्ण था उसके लिए कि भी किस कारण से उनको हे माना जाता है, किस कारण से उनको अनटचेबल, उनको अछूत माना जाता है, उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि उनके कुछ खान पान के पद्धतियों के कारण। इसके लिए उन्होंने कहा कि कमज़ोर जो आर्थिक स्थिति थी उनको एक तरह से कहेंगे भरपूर भरपेट भोजन नहीं मिलता था, तो इस कारण से उन्होंने मजबूर होकर गोमांस भक्षण शुरू कर दिया और इस तरह के काम किए, जिस कारण से उनका अस्पृश्य माना जाने लग गया। और अब वो चाहते थे इन सब का क्या हो? निवारण हो। अस्पृश्यता के निवारण के लिए उन्होंने हिंदुओं और ब्राह्मण वर्ग को के दृष्टिकोण को बदलने का भी प्रयास किया, और उन्होंने देखिए बदलने का प्रयास किया, लेकिन ये नहीं कहा कि हमें उनकी उदारता की आवश्यकता है या उदारता पर हम निर्भर रहें या ये इंतजार करें कि वो अपने दृष्टिकोण में प्रवेश, हम पर दया करेंगे, हम हमारे प्रति मानवीय व्यवहार करने लग जाएंगे और एक समय के बाद में नहीं। उन्होंने कोशिश की कि उनके दृष्टिकोण को बदले। अनेक किताबों के माध्यम से हुवरदास शुद्राज वगैरह जो उन्होंने बुक्स लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वगैरह जो लिखी, उसके माध्यम से अपने ज्ञान को उन्होंने इस तरह से बताया कि स्वतः ही उनके दृष्टिकोण में बदलाव आए कि एक्चुअल में ये स्थिति थी जिसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन अपने समाज के लोगों को वो क्या कहते थे? संघर्ष करने के लिए, संगठित होने के लिए, शिक्षित होने के लिए, और ये चाहते थे कि राज्य द्वारा व्यवस्थापिका में, कानून में कुछ ऐसे उपाय किए जाए, प्रभावशाली उपाय किए जाए कि इनके खिलाफ अन्याय नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने जब संविधान बनाया तो उसमें अस्पृश्यता को कानूनी अपराध घोषित किया, अनुच्छेद 18 के माध्यम से। दंडिक अपराध, दंड मिलेगा, और नौकरियों में विशेष सुविधाएं, मतलब संरक्षण की बातें करना, शिक्षा की व्यवस्था की जो प्रावधान करना, ये सब तो था ही। तो ठीक है, अस्पृश्यता का उन्होंने विरोध किया। स्त्रियों के प्रति अंबेडकर का प्रगतिवादी दृष्टिकोण, ये मैं समझती हूँ कि जो शूद्रों की जो स्थिति थी उससे भी कहीं ज़्यादा हीन स्थिति स्त्रियों की थी। ठीक है, स्त्रियों को भी शुद्ध वर्ण की भांति शिक्षा के अधिकार से बिल्कुल वंचित किया गया था, और यहाँ तक कि स्मृतियों में उन पर न जाने कितने प्रतिबंध लगाए गए। उनकी स्वतंत्र भूमिका को पूर्णतः अस्वीकार किया गया। हालांकि हमारे हिंदुत्व के जो कई जो व्याख्या करने वाले लोगों का कहना है कि वैदिक साहित्य में स्त्रियों के साथ इस तरह न जाने कितनी स्त्रियों ने ऋग्वेदिक रचना की, लेकिन अगर हम कहें कि ऋग्वेद के कुछ श्लोकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं पूरे इतिहास में हम स्त्रियों की स्थिति को हम दयनीय ही समझ सकते हैं। ठीक है, मनुस्मृति में तो स्पष्ट रूप से लिखा गया, स्त्री स्वातंत्र्यम न अर्हसि, स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। उनको बाल्यकाल में अपने पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में जीना चाहिए, स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के प्रति इस तरह के दृष्टिकोण का विरोध किया बाबा साहब ने। वो बिल्कुल जिस तरह से शूद्र वर्ण के लिए बात करते थे वैसे ही स्त्रियों के लिए भी उन्होंने बात कही। और देखिए 1951 में कानून मंत्री के रूप में संसद में उन्होंने जो हिंदू कोड बिल पेश किया था, ठीक आपके सामने लिखा हुआ है, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर कि संपत्ति में व्यक्ति स्त्री को बराबर अधिकार मिले, पुनर्विवाह का अधिकार हो, वर्ग के चयन का अधिकार हो, ठीक है, शिक्षा का वो तो खैर संविधान के मूल प्रावधानों में है ही, लेकिन मूलतः ये संपत्ति का अधिकार, पुनर्विवाह का अधिकार। तो इसके आधार पर जो हिंदू कोड बिल पेश किया गया, स्त्रियों को पूर्णतः समान मान लिया गया।
इस कानून के माध्यम से, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। पंडित नेहरू को यह बिल पसंद था, क्योंकि हम जानते हैं कि पंडित नेहरू तो बहुत ही उदारवादी सोच के थे, पश्चिमी सभ्यता से भी कहीं आगे। लेकिन उनके नेहरू के चाहने के बावजूद ये बिल पास नहीं हो सका, और दुखी मन से देखिए अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो हमारे डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे, बाबा साहब थे, उन्होंने स्त्रियों के प्रति भी प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखा। ठीक है। अब एक चीज पर और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इन सारे विचारों के आधार पर कई बार उन पर यह आरोप लगाया जाता है, उन पर आक्षेप लगाया जाता है कि वो राष्ट्रवादी नहीं थे। अंग्रेजों से मिलकर के उन्होंने सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए ही लड़ाई की, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं रहा। तो यहाँ मैं ये थोड़ा आपके सामने जो लिखा वो पढ़ना चाहूँगी। आलोचकों द्वारा ब्रिटिश समर्थक होने का आरोप लगाया गया, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अंबेडकर के विचारों की भिन्नता ने उन्हें मुख्य धारा से अलग जरूर कर दिया, किंतु उनकी देशभक्ति और राष्ट्र कल्याण की भावना के प्रति संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने अनेक स्थानों पर स्पष्ट किया कि उस समाज में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है जहां दलितों के साथ अन्याय और भेदभाव का समर्थन किया जाता हो। ठीक है। क्या स्पष्ट किया? मेन बात यही थी कि ऐसी राजनीतिक स्वतंत्रता, ऐसा स्वराज्य हमें मिल भी जाए तो उसका क्या मूल्य है अगर समाज के इतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय और भेदभाव का समर्थन किया जाता हो। तो इसलिए वो ये जरूर चाहते थे कि सामाजिक क्रांति पहले हो, तत्पश्चात स्वराज्य। और उस स्वराज्य में अगर स्वराज्य मान लिया जाए कि स्वराज्य अगर प्राप्त भी हो जाए तो स्वराज्य में पहले दलितों के पूर्ण हितों की सुनिश्चितता वो चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने गांधी जी से लड़कर पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों के हितों की रक्षा की। और आगे हम जानते हैं कि संविधान का जो निर्माण किया उसमें उन्होंने दलितों के लिए ऐसे प्रावधान रखे कि वो अपने आप को सुरक्षित समझें और आगे वो उनका भी वैसे ही विकास हो समाज के अन्य वर्णों का जैसे होता है। ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद, वो हम बिल्कुल राष्ट्रवादी थे। देखिए उनका कथन भी है कि हम भारतीय हैं पहले और अंत में। तो ये आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वो राष्ट्रवादी नहीं थे। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।